नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7वीं विषय हिंदी बसंत भाग 2 से पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि कवि शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है और बहुत ही प्यारी कविता है। दोस्तों, इस वीडियो की खास विशेषता यह है कि मैंने इसमें आपको कविता से आए हुए कठिन शब्द और उनका अर्थ और साथ ही कविता का सरलार्थ समझाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम विस्तार से इस कविता को बहुत ही सस्वर वाचन के माध्यम से समझते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अब सबसे पहले हम ये जानें कि इस कविता का शीर्षक देखिए आप, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि पंछी मतलब होता है पक्षी, और उन्मुक्त यानी खुला, और गगन में मतलब होता है आकाश, यानी कि पंछी क्या है, अपने आप को खुले आकाश में उड़ने वाला बता रहे हैं। तो इसका शीर्षक है ये, और इस कविता को जो लिखने वाले हैं उनका नाम, कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए इस पाठ में बताया क्या, देखिए तो इस कविता के अंदर शिवमंगल सिंह सुमन ने जो बताया वो है कि आज़ादी किसको प्रिय नहीं होती, अर्थात जैसे हम लोग आज़ाद रहना चाहते हैं, मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, वैसे ही पक्षी भी आज़ाद रहना चाहते हैं। यानी कि पक्षियों के माध्यम से इस कविता में आज़ादी के महत्व को समझाया गया है। तो आइए दोस्तों, मैं एक एक करके इस कवितांश के माध्यम से एक एक पार्ट में मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो इसका पार्ट है, पहले कवितांश देखिए, कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ पूरे लयबद्ध तरीके से, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात क्या कहा है यहाँ देखिए, कुछ कठिन शब्द है कविता में। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, तो शब्दार्थ भी हमें होना, मतलब शब्द का अर्थ भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही गगन जो शब्द है यहाँ देखिए, यहाँ से गगन का मतलब होता है आकाश या नभ। उसके बाद है कनक का मतलब होता है सोना, और पुलकित यानी चंचल या उमंगित। तो इन शब्दों का हम यदि अर्थ जाने तो कविता को हम सरलार्थ करने में हमें बड़ी आसानी होगी। तो आइए देखिए क्या कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि पक्षी क्या कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले, खुले गगन में उड़ने वाले पंछी हैं, और हम पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यानी कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम गा नहीं सकेंगे। पक्षी जो कलरव करते हैं, जो राग गाते हैं, जो गीत गाते हैं, वो गा नहीं पाएंगे। आगे क्या कहा उन्होंने कि कनक तीलियों से, यानी सोने की तीलियों से, यानी कि जो इनका पिंजरा बना है, सोने का पिंजरा जिसमें हमने उसको कैद कर रखा है, उस पिंजरे की सलाखों से टकरा करके, तीलियाँ मतलब सलाखें, क्या होगा, पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि उनके जो उड़ने के लिए जो उमंग उनके मन में है, हाँ, चंचल जो उनके पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, मैंने बगल में सरलार्थ दे रखा है, इस सरलार्थ को पढ़ करके हम उसको समझ सकते हैं कि कभी पिंजरे में बंद पक्षियों के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में उड़ान भरने वाले प्राणी हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वे कभी भी प्रसन्नतापूर्वक गा नहीं सकेंगे। उसके बाद, और आकाश में उड़ने की उनकी जो उमंग है, और उमंग से भरे उनके जो पंख पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। तो मित्रों, यह इसका अर्थ होगा, सामान्य अर्थ सरलार्थ से कहेंगे। तो ये पहली 4 पंक्तियाँ हैं जिसमें कुल मिलाकर के पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो आइए आगे, अब दूसरी जो 4 पंक्तियाँ आगे, उनमें देखिए काव्यांश की अगली पंक्तियाँ हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या कहा है कि हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कैसे हैं, नदियों का बहता जल पीने वाले, और यदि हमको पिंजरे में कैद कर दिया गया तो क्या होगा, मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूख और प्यास से मर जाएंगे। फिर क्या कहा उन्होंने
कि कहीं भली है कटुक निबोली। देखिए कटुक का मतलब होता है कड़वी, और निबोली का मतलब होता है नीम की जो निबोली होती है, अर्थात नीम का जो अत्यंत कड़वा फल। नीम कड़वा होता है और निबोली भी कड़वी होती है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि कहीं भली है कटुक निबोली, यानी कड़वी निबोली हमको अच्छी लगेगी। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। कनक का मतलब सोना, यानी कि कनक कटोरी ये शब्द है, इसका अर्थ होगा कि सोने से बनी कटोरी। ध्यान रखिए, इसका अर्थ है सोने से बनी कटोरी। तो पक्षी को लालच बस हम कैद रखते हैं और उसके सोने की कटोरी में उसका भोजन परोसते हैं, तो वो नहीं चाहता कि सोने में की कटोरी में रखा भोजन मुझे खिलाया जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए इसका सरलार्थ दे रखा है मैंने कि पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, और सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की अत्यंत कड़वी निबोली खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। अर्थात पक्षी क्या है? खुले वातावरण में घूमकर जल पीना और नीम की निबोली खाना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर के उनको आज़ादी चाहिए। इसके बाद आगे की जो 4 पंक्तियां हैं काव्यांश की कविता की, ये काव्यांश देखिए, इसका तीसरा जो पार्ट है वो है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुक की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ क्या है, पक्षी जब पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो अपने किस प्रकार से मनोभाव व्यक्त कर रहा है। देखिए कुछ शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले हम स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का मतलब होता है सोना और श्रृंखला होती है सलाखें, यानी कि सोने की सलाखों से बना जो पिंजरा है जिसमें उसको कैद कर रखा है। फिर बंधन का मतलब होता है बंध जाना या बंद कर देना, और गति का मतलब है चाल, और फुनगी का मतलब होता है सिरा। सिरा मतलब जैसे गेहूं की बाली होती है, जो ऊपर पेड़ पौधे का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम फुनगी कहेंगे। देखिए यहाँ स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी कि पक्षी क्या कह रहे हैं कि सोने की सलाखों के बंधन में हम क्या कहोगे, अपनी गति और उड़ान को भूल जाएंगे। अर्थात जो उनकी स्वाभाविक रूप से गति है, उड़ने की क्षमता है, वो सबको भूल जाएंगे, और बस क्या होगा फिर, सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पिंजरे में कैद है तो क्या है, अब जो बाहरी जो वातावरण है उनके लिए एक सपना मात्र बन करके रह जाएगा, सपनों में देखना। क्या यानी कि तरु की फुनगी, तरु मतलब होता है पेड़, और फुनगी यानी ऊपरी हिस्सा जो सिरा होता है उसको बोलते हैं पर के झूले। इसके ऊपर जो झूला झूलने की जो उनकी ललक है, जो इच्छा है, वो केवल सपना मात्र बनकर रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ देख सकते हैं इसका सरलार्थ दे रखा है कि पक्षी कह रहे हैं कि सोने की, या छोटी की आएगी, सलाखों में बने पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व गति भूल जाएंगे या गए हैं कैद होने पर। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। कुल मिलाकर के उनका आज़ादी से पेड़ के सिरे पर झूलना एक खाली सपना मात्र रह गया है। तो कुल मिलाकर के पक्षी अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है। अब देखिए आगे अगला जो पार्ट है कविता का वो है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पक्षी खुले आकाश में उड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ खाना पीना होता है उनको वो खाना पीना चाहते हैं, वो किसी भी बाध्यता में बंधना नहीं चाहते। देख सकते हैं उनके क्या अरमान है, अरमान होती है अभिलाषा, इच्छा। क्या थी कि नीले नभ की सीमा पाने, यानी वो नील गगन को, नभ मतलब आकाश, नील नभ की सीमा को पाने के लिए लालयित हैं। वो चाहते हैं कि उस सीमा को हम प्राप्त कर लें। फिर लाल किरण सी चोंच, यहाँ देखिए उपमा अलंकार है, चोंच को कैसी बताइए, किरणों के समान, किरण सी। तो पक्षी की जो चोंच है वो ऐसा लग रहा है मान लो लाल किरण है, और उस किरण चोंच से क्या करेंगे, वो तारे रूपी अनार, यह रूपक है, तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। यानी कि आकाश में जो तारे हैं वो अनार के दाने हैं, और सूर्य की जो किरणें हैं वो मानो उनकी लाल चोंच है। तो कुल मिलाकर यह देख सकते हैं अरमान का मतलब इच्छा और कामना।
और नभ का मतलब होता है आकाश, सीमा मतलब छोर, अंत, और अनार, ये तारक, अनार का मतलब तारे रूपी अनार के दाने। तो कुल मिलाकर के रूपक तैयार किया गया है। इसमें क्या कहा है, पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए क्या क्या कहते हैं, पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कह रहा है कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को पालें, साथ ही अपनी लाल किरण के समान चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को आसमान से चुगना चाहते हैं। कुल मिलाकर के पक्षी अपनी ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद में कविता की आगे की 4 पंक्तियां हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो यहाँ क्या कहा है, सीमाहीन। देखिए क्षितिज कैसा है, अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, पहली विशेषता। अब दूसरा क्या है इसमें शब्दार्थ देखिए कि क्षितिज किसे कहते हैं, क्षितिज होता है धरती और आकाश का मिलन स्थल, यानी कि जहाँ हमें ऐसा लगता है कि भाई अब धरती और आकाश मिल रहे हैं, मतलब छोर। दूसरा क्या है, होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। और तंती, तंती मतलब थमना या रुक जाना, प्राणों का ठहर जाना। उसके बाद सांसों की डोरी, सांसों का आना जाना, ये थमना यानी मृत्यु। तो कुल मिलाकर के क्या कहा है, पक्षी कह रहे हैं कि हम आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए पंखों से इस प्रकार होड़ा लगाना चाहते हैं। देखिए होती सीमाहीन क्षितिज से, जिस क्षितिज की कोई सीमा नहीं है उससे भी ये मुकाबला करना चाहते हैं। क्या, होड़ा होड़ी। होड़ी मतलब होड़ा होड़ी, होड़ का खेल होता है ना, जैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं दौड़ का, ऐसे अपने पंखों के माध्यम से वो होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, यानी कि पंखों से होड़ लगाते हैं वो। फिर या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अब या तो उड़ते उड़ते क्षितिज इनको प्राप्त हो जाता है, यानी क्षितिज के छोर को ये पा लेते, या फिर क्या होगा, या तनती सांसों की डोरी, या फिर प्राण ही निकल जाते। सांसों की डोरी तनने का मतलब है प्राण गंवा देना। तो कुल मिलाकर के पक्षी चाहता है कि वो अपने पंखों के माध्यम से उसके पंख इस प्रकार की होड़ लगाना चाहते हैं कि वो सीमाहीन क्षितिज को पालें। और इतना उनका मतलब जज्बा, इतना हौसला है कि वो या तो क्षितिज को पाना चाहते हैं या अपने प्राण गंवा देना चाहते हैं, लेकिन पिंजरे में कैद रह करके बंद नहीं रहना चाहते। इसके बाद है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब अंत में देखिए क्या कहा है इन्होंने कि नीड़ न दो। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, चाहे टहनी का, टहनी मतलब डाल, आकुल, आकुल का मतलब होता है बेचैन, ये ध्यान रखो, व्याकुलता। तो पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमको नीड़ न दो, मतलब घोंसला भी मत बनाने दो, और चाहे टहनी का, टहनी मतलब पेड़ की जो शाखा है उस पर से हमारा आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि नष्ट, तहस नहस कर दो हमारे आश्रय को, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम टहनी पर भी नहीं बैठना चाहते है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें क्या है, जो विधाता से, जो प्रकृति से हमें जो मिला है पंख, यानी उड़ने की जो शक्ति दी है, उसकी उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी बेचैन, यानी बिना रुकावट के, बिना विघ्न बाधा के हम उड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के पक्षी यही चाहते हैं कि वो उन्मुक्त भाव से खुले गगन में उड़े। तो यहाँ इसका सरलार्थ दे रखा है, ये देखते हैं। पक्षी कहते हैं कि भले उन्हें रहने के लिए क्या, घोंसला न दो, चाहे टहनियों पर बैठने का स्थान भी न दिया जाए, लेकिन उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी स्वाभाविक उड़ान में बाधा न डाले। अर्थात पक्षी स्वाभाविक रूप से उड़ना चाहते हैं और वे अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि पक्षी को ये सब दिखावटी बातों के छोड़ करके उन्हें अपनी आज़ादी प्रिय है। वो आज़ाद रह करके खुली हवा में गीत गाना चाहते हैं और आज़ाद रहकर कड़वी निवाली खाना भी उनको स्वीकार है, न कि पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा उनको भाती है। तो कुल मिलाकर के पक्षी अंत में यही चाहता है कि मुझे पिंजरे में बंद करके मेरी स्वतंत्रता को न छीना जाए। तो दोस्तों ये थी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका मैंने आपको सरलार्थ करके समझाने का प्रयास किया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो इसे अपने मित्रों में साझा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।